ममता, केजरीवाल, ओवैसी, तेजस्वी का बड़ा बवाल। पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा नया हथियार निकल आया है? हिंदू को तोड़ो, मुसलमान वोट जोड़ो, पीएम मोदी के घर में भीड़ घुसा दो। कैसी गजब की खतरनाक प्लानिंग चल रही है। चुनाव नजदीक आते वक्फ कानून को लेकर वो हो गया कि सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और मोदी शाह बैकडोर से एनआरसी ले आए हैं क्या? ममता, ओवैसी के भड़काऊ दावे का पूरा सच बताने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी काम कर लें, शायद वो भारत के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिनकी चुनौतियां ही खत्म नहीं होती बॉस। उनका टेस्ट ही खत्म नहीं होता। वो एक पेपर खत्म करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर आ जाता है। एक फाइल निपटाते हैं तो दूसरी फाइल टेबल पर आकर रहती है। इतने मोर्चे खुले हुए हैं कि आप सोचिए क्या ही गजब चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल चल रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, उसे नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं। और इन सब पर अभी काम चल ही रहा है कि इधर देश में इंडी वालों ने अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ऐसा गजब कर रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, पीएम के घर में घुस जाएंगे, भीड़ घुसा देंगे। कोई सड़कों पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई एनआरसी का नाम लेकर भड़काने में जुट गया कि मोदी बैकडोर से एनआरसी ले आए जी। एक के बाद एक मोर्चे नरेंद्र मोदी के सामने खुलते जा रहे हैं। वो एक निपटाते हैं, दूसरा खुलता है, दूसरा निपटाते हैं, तीसरा खुलता है। आप देखिए दिल्ली से लेकर यूपी, बंगाल और बिहार तक क्या ही हो रहा है कि बिहार में वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां चुनाव होने। बंगाल में एनआरसी का नाम लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव वहां होना है। यूपी में जातीय संघर्ष को हवा दी जा रही है, क्योंकि 2027 दूर नहीं है। पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई को सुलझाया गया, अब एक और मामले में हिंसा भड़काई गई है। और इधर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गरीबों को भड़काया जा रहा है, सीधे प्रधानमंत्री के घर में घुसने जैसी धमकियां दी जा रही, क्योंकि पंजाब में बाईपोल की एक सीट जीते ही केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली में वापसी हो सकती है। यानी दिल्ली हो या यूपी या बिहार, हर जगह भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, भीड़ को उकसाने का काम चल रहा है, कभी वक्फ के नाम पर, कभी वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। गजब बोल रहे हैं भाई ये लोग। मतलब नफरत फैले, पूरा इनका प्राइम फोकस ये लगता है, और टारगेट नरेंद्र मोदी को कर लिया। बिहार में कैसे वक्फ कानून पर बवाल मच गया है और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यूपी में कौन योगी की परेशानियां बढ़ा रहा है, दिल्ली में किसने प्रधानमंत्री के घर में घुसने की धमकी दे दी, आज सब विस्तार से बताऊंगा। इस वक्त इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा परेशान है बिहार और बंगाल को लेकर, क्योंकि बिहार में तो अगले कुछ महीने में चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा तो छीन लिया। इसलिए अब बिहार में दूसरे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार चुनाव में माहौल बनाया जा सके। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट का उठाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है, लेकिन इसे इंडी गठबंधन ने मुद्दा बना लिया। यहां तक कि ममता बनर्जी, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो भी मुद्दे में कूद गई। ममता बनर्जी की बात तो आगे करूंगा, पहले देखिए कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ साथ एक मुद्दा वक्फ कानून का भी ले आए भाई लोग। वक्फ कानून के विरोध में इंडी गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। वहां मुसलमानों की बड़ी भीड़ जुटा ली और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे। इसमें आरजेडी सबसे आगे थी, क्योंकि आरजेडी का पूरा सियासी समीकरण ही एमवाई मुस्लिम यादव के वोट बैंक पर टिका हुआ है। सुनिए मुसलमानों की भीड़ के सामने तेजस्वी ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी को क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे लालू की पार्टी आरजेडी खुद इस मुद्दे पर गिर गई। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाने फेंकने का काम करेगा। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों की भारी भरकम भीड़ जुटा के तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बॉस, ये किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत कानून बना है संसद के अंदर। तो वोट के नाम पर किसी के बाप का कानून नहीं है कि इसको उड़ा के कोई भी कूड़ेदान में फेंक देगा। यह सब पे लागू होता है बॉस।
संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसी बयान पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताकर तेजस्वी के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन न संसद को मानता है, न जुडिशरी को मानता है। वोट बैंक की चाहत में इनका समाजवाद नमाजवाद में तब्दील हो गया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन ने वक्फ बचाओ संविधान रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही थी। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे, बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है, कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। जब लालू यादव यूपीए सरकार में थे तब वो वक्फ कानून में सुधार पर जोर दे रहे थे।
अब जब नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे जमीन की लूट रुके और गरीब मुसलमानों का फायदा हो, तो लालू यादव की पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल आरजेडी के निशाने पर मुस्लिम वोट है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप अगर खुद देखिएगा कि बिहार में स्थिति क्या है, जरा इसको आप देखिए। बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी वो करीब करीब जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, 17.7%। ठीक है, और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट, 50% प्लस आबादी वाली मुस्लिम सीट, अगर आप इसको देखिएगा तो यह है करीब करीब 47 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है बिहार में। और 40% प्लस वाली कितनी है भाई? 11 सीट है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 58 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट अगर आप देखिएगा 2020 के चुनाव में कितने मिले थे भाई इंडी वालों को? 2020 में मिले थे 76% मुसलमानों के वोट, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो ये और बढ़ के 87% पहुंच गया। तो भाई जब उनको बल्क में मुसलमान का वोट मिल रहा है तो वो तो कहेंगे ही कि हम वक्फ कानून उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। ये तो मुसलमान को सोचना है कि आपके हक की चीज कोई उठा के क्यों कूड़ेदान में डाल रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को भर भर के मुस्लिम वोट मिले, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इंडी गठबंधन की धर्म की राजनीति का जिक्र किया, तेजस्वी भड़क गए, वो जाति का कार्ड खेलने लगे। यहां तक कहने लगे कि बीजेपी ने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि उनके पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। सुनिए बीजेपी के पलटवार पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है, और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश का आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए हैं क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन आप यह भी देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे वही लोग आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब ये सब इमरजेंसी भूल गए, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है और नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इस हद तक चले गए कि वक्फ बचाओ रैली कर रहे हैं और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो सीधे कुर्बानी की बातें करने लगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में नया ट्विस्ट क्या आ गया है। मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, नहीं पता। कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल इन पार्टियों का भरोसा यह है कि मुसलमान बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर ऐसी बातों पर जोर शोर से ताली बजाकर इनके लिए भर भर के वोट कर देगा। लेकिन वो हिंदू और दूसरे धर्म के लोग जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो भी इनको वोट देंगे, क्योंकि वो हिंदू जो है वो कभी कंसोलिडेटेड वोट तो करेगा नहीं। ये इनके भरोसे की वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको इस बात का डर नहीं है कि मैं इस तरह से गलत चीज में वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने की बातें करूंगा तो हिंदू वोट मुझसे छिटक जाएगा। वहां तो जाति के नाम पे बांट देंगे, ले लेंगे।
आप देखिए बिहार में मुसलमानों का वोट, वो मुस्लिम वोटरों का जो खेल है वो किस कदर चल रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इंडी गठबंधन से मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को यह डर दिखा रहे हैं कि हाथ मिला लो नहीं तो मुस्लिम वोट कटेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया और बंगाल में बैकडोर से एनआरसी लागू करने का माहौल बन रहा है, ऐसी बातें कह दी। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की साजिश बता दिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर माहौल बना रही है कि मोदी शाह जो है वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी ले आए। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। आरजेडी का आरोप है कि चुनावी हार की बौखलाहट में बीजेपी अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रही है। एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे का सच क्या है, क्या वाकई बैकडोर से एनआरसी आ गई है, सारे फैक्ट्स बताता हूं। हम सबके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मानो चुनाव आयोग चोरी छिपे सरकार के कहने पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ और जो उसे कभी करना भी नहीं चाहिए और शायद उसके पास पावर भी ना। लेकिन इस पूरे विवाद का सच क्या है आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग के पास यह पूरी ताकत है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सके और उसे दुरुस्त करने के लिए अभियान चला सके। इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की पावर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत और संविधान के आर्टिकल 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और जो भारतीय नागरिक है सिर्फ वही वोट डाल सकता है और सही वोटर कौन है इसको जांचने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो बॉस जो अधिकार संविधान दे रहा है ये लोग छीन लेंगे क्या? दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बिहार में ऊपर से नीचे तक वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। ऐसा अभियान साल 2003 में भी चलाया जा चुका है और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 22 साल हो गए, क्या ठीक से लिस्ट नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साल में ऐसी ड्राइव्स होती रही हैं। आप यह भी समझिए कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर क्यों रहा है। पिछले 22 साल में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वोटर लिस्ट में बहुत नाम जोड़े और हटाए गए, बहुत तेजी से शहरीकरण और पलायन हुआ। इतने सालों में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका 2-2 जगह रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक से ज्यादा एंट्री है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको ठीक से बना लेते हैं। दिक्कत क्या है? 1950 से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है और बिहार में खुद लास्ट 2003 में हुआ है। तो इसमें इतना हंगामे की बात क्या है भाई? और चुनाव आयोग को लेकर इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग तो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। चुनाव से 3-4 महीने पहले ही क्या ऐसा अभियान क्यों चला रहा है, जबकि सच यह है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के लिए तय नियम है। नियम के मुताबिक जैसे ही वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होता है वैसे ही चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी जानकारी देता है और उनका सहयोग मांगता है। चुनाव आयोग हर पार्टी से हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए कहता है। ये बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति होती है तो वो चुनाव आयोग से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2025 को नए इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट आएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 1 महीने तक सारी पॉलिटिकल पार्टी और आम नागरिकों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई छूट गया है या ड्राफ्ट में कोई कमी है तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को यानी ड्राफ्ट आने के 2 महीने बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने जा रही है। हर चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होगी। उनका बूथ लेवल एजेंट बूथ लेवल ऑफिसर के साथ जा के हर जगह देखेगा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी बॉस? और इनका ही वोटर कैसे गायब हो जाएगा लिस्ट से? इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? बीजेपी का क्यों नहीं गायब हो जाएगा? बीजेपी को पता है कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है।
और सबसे बड़ी बात, आज तक तो कहते थे कि ईवीएम में खेला करके यह सब होता है, अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके होता है। कभी कहते हैं वोट डालने के वक्त होता है। अरे मन तो बनाइए, होता कब है? ईवीएम हैक करके होता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जरूरत क्या है? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो फिर मानिए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब जैसा मन वैसा स्क्रिप्ट चला देना है। चुनाव आयोग पर इंडी गठबंधन यह भी सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने फॉर्म में 3 एज ग्रुप रखे। साल 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए लोगों से उनके दस्तावेज और माता पिता के दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं? चुनाव आयोग ने 1987 और 2004 का ही कट आउट डेट क्यों चुना? इसकी वजह भी समझिए। जिन 3 कट ऑफ डेट की बात कही जा रही है वो कहीं और नहीं बल्कि सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने अपने मन से कोई तारीख तय नहीं की है। और जहां तक माता पिता के डॉक्यूमेंट दिखाने की बात है तो यह भी सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है कि जिस व्यक्ति के माता पिता दोनों भारतीय हैं वो खुद भारतीय होगा पैदाइश से। तो भाई ये सिटीजनशिप एक्ट इतने साल आपकी सरकार थी, फाड़ देते, खत्म कर देते, उसको रद्द कर देते कि नहीं माता पिता के भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते। कानून में साफ लिखा है कि भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होता है। उसके हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है। और माता पिता भारत के नागरिक हैं यह साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइएगा कि खाली कह दीजिएगा कि मेरे माता पिता भारतीय हो गया। आप यह भी देखें कि चुनाव आयोग वोटरों से जो फॉर्म भरवा रहा है उसके फॉर्म के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जिसमें इनको दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग कह रहा पासपोर्ट लगा दो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे दो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो दे दो, फैमिली रजिस्टर में तो नाम होगा वो दे दो, सरकार की तरफ से कोई जारी जमीन या हाउस अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है तो वो दे दो, कोई पेंशन ऑर्डर दे दो, सरकार की तरफ से जारी कोई आइडेंटिटी कार्ड दे दो, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा, किसी लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट दे दो, राशन कार्ड दे दो। ऐसा कौन प्राणी है इस देश में भाई जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो देश का नागरिक भी है, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हो, कहीं तो जाते होगे, ट्रेन का टिकट कटाते होगे, कोई तो चीज करते हो, कहीं तो डॉक्यूमेंट दिखाते होगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे कैसे चल रहा है भाई? और ये इतना लिस्ट दिया हुआ कि इसमें से कुछ दे दो सब मान लेंगे, लेकिन नहीं। अपनी पहचान को साबित करने के लिए हर व्यक्ति के पास इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होता ही है, लेकिन बवाल खड़ा करना है तो करना है। बाप रे बाप, ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लिए कि अब तो एनआरसी हो रहा है बैकडोर से। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों को एक और बड़ी राहत भी दे दी है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर साल 2003 की वोटर लिस्ट भी डाल दी है। इसके मुताबिक बिहार के 4,96,00,000 वोटर यानी करीब 60% तो कोई दस्तावेज देने या जमा करने की जरूरत नहीं है। वो 60% वोटर तो पहले ही दस्तावेज देने की झंझट से भी मुक्त हो गए। अब बताइए, लेकिन फिर भी बिहार और बंगाल में इंडी गठबंधन पूरा माहौल बना रहा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही, एनआरसी लागू कर रही है बैकडोर से। इंडी गठबंधन के नेता जनता को ऐसे ही मुद्दों में उलझा रहे हैं, कभी वक्त का नाम लेकर, वक्फ का नाम लेकर, कभी जाति का नाम लेकर। यूपी में भी ऐसा ही खेल करने की कोशिश की जा रही है। पहले कथावाचक वाले विवाद पर ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश हुई, इसे लेकर इटावा में हिंसा हुई। अब एक दलित युवक की लाश मिलने के बाद प्रयागराज में भयंकर बवाल हो गया। आरोप है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इससे गुस्साए उनके समर्थकों ने आगजनी तोड़फोड़ कर दी। गुस्सा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी, एसडीएम की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। यूपी पुलिस ने इस मामले में चंद्रशेखर आजाद के 50 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन होगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले उनके समर्थक थे ही नहीं। यूपी में यह सब चल रहा है, जाति संघर्ष को हवा दी जा रही है, जाति की राजनीति के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। और पाठशाला में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि यूपी में कैसे अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर को टारगेट करने पर आ गए, कैसे बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। आज पूरा चैप्टर थोड़ी देर में अभी खोलूंगा। लेकिन मुद्दा वक्फ का हो, जाति का हो, वोटर लिस्ट का हो, टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। इंडी गठबंधन दिन रात नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के सपने देखता रहा है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आप देखिए कि दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन के बहाने अब पीएम मोदी पर हमला बोलते बोलते कि ये कह दिए केजरीवाल के लोग कि पीएम के घर में घुस के कब्जा कर लेंगे, वहां घुस जाएंगे। ऐसी ऐसी धमकियां दी जा रही। सुनिए अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी
अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। पूरे दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे। इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। दिल्ली हमारी है। बीजेपी कह रही है कि गोपाल राय वही बात कर रहे हैं जो बात बांग्लादेश और श्रीलंका में हो चुकी, जहां उग्र और अराजक भीड़ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में घुसकर बवाल काट चुकी। अब विपक्ष चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहा, तो फिर उन्हें कुर्सी से हटाने के दूसरे हथकंडे अपना रहा है। बीजेपी कह रही है आप झुग्गी वालों को क्यों भड़का रहे हो भाई? जब झुग्गी के बदले घर दिए जा रहे हैं तो उसमें फिर झुग्गी वालों पर के साथ जो है वो इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भाई घर में भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते, कुछ ना कुछ नया नया चलता रहता है। और वो पड़ोसी तो है ही 2 कौड़ी का पाकिस्तान। पाठशाला में उसका चैप्टर देखिए अगला, कि अमरनाथ यात्रा के पहले पाकिस्तान की नई साजिश। असीम मुनीर ने पहलगाम अटैक के पहले वाला कांड फिर कर दिया क्या? मुनीर शहबाज की डबल मुसीबत, इधर मोदी डुबाकर मार रहे, उधर पब्लिक पाक फौजियों को दौड़ा दौड़ा के मार रही। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान की फाइल अभी पेंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में तो है नहीं। और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल जब तक नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान उछलता रहेगा। इसलिए आप देखें कि फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोबारा वही कांड कर दिया है जो उसने पहलगाम अटैक से पहले किया था। असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है और करता रहेगा। असीम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अपना राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। असीम मुनीर ने खुलेआम झूठ बोला कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके मुताबिक वो नई गीदड़ भभकी लेके आया कि अगर भारत ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। तो छेड़ो ना, रोका किसने? मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद असीम मुनीर का दिमाग ठिकाने नहीं आया। और मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पॉज बटन दबाकर दुनिया में मैसेज दे दिया कि देखो इसको लास्ट मौका दिए हैं, अगली बार फिर मारेंगे, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि यह मार खाने आएगा। मुनीर के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है आज आपको बताता हूं। क्या आपकी बार अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है, जिसका हिंट मुनीर ने दिया भी है, उसके बारे में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे मुनीर और शहबाज को मोदी डुबो डुबो कर मार रहे हैं और पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद जब से अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को पुचकारा है, तब से पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अगली बार नरेंद्र मोदी की मार खाने से बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसी धोखे में अपनी कब्र खोदने में जुटा है। पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड में के दौरान असीम मुनीर ने एक बार फिर अपने आतंकवाद प्रेम का इजहार किया। एक बार फिर भारत के खिलाफ उसी तरह की भड़काऊ बातें की जैसी पहलगाम टेरर अटैक से पहले कर रहा था। मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दी। वो कैसे कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों को फुल सपोर्ट देने की बात कर रहा है, एक बार सुनिए इसको। मुनीर को इसको खुद के सपोर्ट के लिए दुनिया से भीख मांगना पड़ता है। कह रहा कि यहां कश्मीर में जो है वो समर्थन करेगा आतंकवादियों का। तुम करो ना, मारेंगे यहीं पे आप आतंकवादियों को। जैसे मार रही है ना हमारी सेना, मारती जाएगी। और ये तो मरेगा नहीं, ये तो उधर बैठा है, बंकर में छुपेगा, यहां भेजेगा आतंकवादी। असीम मुनीर ने पहले भी इस तरह की बातें की थी, जिसके बाद पहलगाम अटैक हो गया था। अब असीम मुनीर फिर से वही सब करने लगा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिनकी ऑपरेशन सिंदूर से हालत खराब है, उन सभी आतंकियों की फौज को असीम मुनीर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से बिल्ड बना रही है। एलओसी के पास दोबारा से आतंकी संगठनों के लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और पीओके में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जम्मू सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी 4 टेरर लॉन्च पैड बन रहे हैं। इस बार टेरर कैंप्स में रडार और सैटेलाइट को चकमा देने वाली तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। यानी ये नहीं सुधरेगा, ये लिख के हमने आपको पहले भी कहा था, रख लीजिए, और वही हो रहा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे के बाद अब पाकिस्तानी फौज ने तबाह हुए आतंकी अड्डों के रिनोवेशन की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठा ली है। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा से खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी जेब से 40 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। और यह सब असीम मुनीर के ऑर्डर पर हो रहा है, जो एक तरफ तो अपने पालतू आतंकवादियों को दोबारा भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर के नाम पर पब्लिक को भड़काने में जुटा है। एक तो अंग्रेजी में बोल किसके ले रहा है, पाकिस्तान में कितने लोगों को समझ ही आएगा।
असीम मुनीर जैसी बातें कर रहा है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी डोज देने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। पिछली बार जब असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था तो पहलगाम में अटैक हुआ था, और इस बार भारत के खिलाफ मुनीर के भड़काऊ बयान अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी इस मौके पर टेरर अटैक की कोशिश कर सकते हैं। स्लीपर सेल और आतंकवादी सरगना मुनीर के बयान को आतंकी हमले का आदेश मान सकते हैं। अब असीम मुनीर की मंशा चाहे जो हो, लेकिन पाकिस्तान यह भी याद रखे कि अगर भारत पर दोबारा कोई आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा जहां से भारत ने छोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1। और फिर कोई रहम की उम्मीद भारत से ना करें ये लोग। असीम मुनीर भी ये बात समझ रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अब वो दम नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके। इसलिए असीम मुनीर अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद असीम मुनीर की पहले ही मिट्टी पलीद काफी हो गई। ऊपर से पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर ही खुली चुनौती मिल रही है। बलूचिस्तान में विद्रोह इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की एंट्री हो गई, जिसने बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग कैंप बनाने का दावा किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी अब पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज कर दिए। अभी शनिवार को ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर सुसाइड अटैक कर दिया था। इसका वीडियो भी टीटीपी ने जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी के पास ब्लास्ट होता है और वहां पर गोलीबारी भी होती है। इस हमले में पाकिस्तान के 13 फौजी मारे गए। टीटीपी ने 24 जून को भी दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया था, जिसमें 2 आर्मी अफसर मारे गए। इनमें से एक पाकिस्तानी कमांडर मोइज अब्बास भी था, जिसने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। टीटीपी के साथ ही बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और फौज के अफसरों की हत्याओं से मुनीर के फौज की भद पिट रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी बातें करना पाकिस्तान की फौज की पुरानी आदत है, और असीम मुनीर भी उसी आदत से मजबूर होकर यह सब कर रहा है। बड़बोले असीम मुनीर की बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर नरेंद्र मोदी ना तो पाकिस्तान की गुहार सुन रहे हैं, ना उसकी गीदड़ भपकियों से परेशान हो रहे हैं, और ना ही किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आ रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान का गला सूखा जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की गुहार पर हेग में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि सिंधु जल समझौते को भारत रद्द नहीं कर सकता, तो भारत सरकार ने इस फैसले को अवैध करार दे दिया। भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। किसी भी आर्बिट्री कोर्ट में भारत की कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं। भारत सरकार ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद हर आतंकवादी को खत्म नहीं कर देता, और तब तक भारत इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट को भारत ने कह दिया है कि ठेंगे से जाओ, हम ना मानते। सिंधु जल संधि को बहाल करने से साफ इनकार करते ही भारत ने पाकिस्तान पर इसके साइड इफेक्ट्स का ट्रेलर भी दिखा दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल डैम के 12 गेट खोल दिए, जो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहे थे। अगर सिंधु जल समझौता लागू होता तो भारत को यह पानी रोकना पड़ता ताकि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन अब कोई समझौता तो है नहीं। इसलिए अब डैम में ये जो पानी भरा है वो सैलाब बनकर पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार बन गए। तो पाकिस्तान जो है कभी सूखे से मरता है, कभी डूब के मरता है, वहां की पब्लिक मारी रही है, और अगर गलती से फिर आतंकी हमला किया तो भारत फिर मारेगा। तो ये तो चलेगा। पाकिस्तान की पर्ची निकलेगी तो उसमें मार खाना ही लिखा है, लेकिन पर्ची निकालने की बात हो रही है तो बागेश्वर बाबा की भी बात करेंगे। अखिलेश यादव का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला। ऐसी कौन सी पर्ची है जिससे घबरा गए हैं इंडी वाले? एक कथा के 50 लाख। बागेश्वर बाबा का वो वीडियो जिसे देख लिया तो अखिलेश यादव सो नहीं पाएंगे। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। जाति की राजनीति करते करते इंडी गठबंधन वाले अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो लोग हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं। ऐसे ही लोगों में बाबा बागेश्वर है, जो आजकल अखिलेश यादव के टारगेट पर है। एक तो बाबा बागेश्वर जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी उन्हें छोटा भाई कहते हैं, और इन दोनों बातों से बाबा बागेश्वर इंडी गठबंधन के निशाने पर आ चुके हैं। इसमें अखिलेश यादव ने यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को लेकर अपनी पीडीए वाली राजनीति करते करते बाबा बागेश्वर को निशाने पर ले लिया। बाबा बागेश्वर का नाम लेकर अखिलेश यादव ने क्या नया दांव खेला है, जरा उसको पहले देखिए। पहले यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की गई, अब बागेश्वर बाबा की दक्षिणा पर सवाल उठाया गया है।
बागेश्वर बाबा पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। बागेश्वर बाबा को महंगा कथावाचक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव के हमलों की परवाह न करते हुए कौन सा नया संकल्प ले लिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इतनी क्लिप्स में आपने गौर किया? अखिलेश यादव कह रहे हैं वो धीरेंद्र शास्त्री टेबल के नीचे पैसा नहीं लेता है क्या? लेते हैं क्या? धीरेंद्र शास्त्री, ना आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, ना धीरेंद्र शास्त्री जी। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। कहां धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे हैं अखिलेश यादव, कहां धीरेंद्र शास्त्री जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। यही बहुत बड़ा फर्क, इतने में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अखिलेश यादव यूपी में पीडीए वाली राजनीति पर चल रहे हैं क्योंकि जातीय संघर्ष में ही उन्हें फायदा दिख रहा है। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अखिलेश यादव ने अपनी इस राजनीति में बागेश्वर बाबा को अचानक क्यों घसीट लिया। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए बागेश्वर बाबा, फिर बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया है, क्या हुआ है, बागेश्वर बाबा क्या अंडर टेबल 50 लाख रुपया लेते हैं कथा का, उनका कौन सा वीडियो है जो अखिलेश यादव को सोने नहीं देगा, सब दिखाऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए तो। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। एक लाइन में कह रहे हैं कि 50 लाख लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं पता नहीं कितने पैसे लेते हो। पहले मन तो बना लीजिए कि 50 लाख ले रहे हैं कि कितना लेते हो, अंडर टेबल लेते हैं कि नहीं, आप पता करा लीजिए। अरे जब आपको नहीं पता तो क्यों आरोप लगा रहे हैं? अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा की कथा की फीस का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि बागेश्वर बाबा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने के लिए कहते हैं। और अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जो कहते हैं वो हो गया तो फिर पीडीए वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। भाई मुसलमान का बल्क में वोट और हिंदू को जाति में बांट के वोट, यही तो लेके काम करना है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू बटो मत, तुम्हारी पहचान हिंदू की बनाओ, जाति के हिसाब से मत चलो। और इसीलिए वो टारगेट हो गए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो जाति की राजनीति करने वालों को अच्छे नहीं लगते, आप देखिए कि बागेश्वर बाबा किस तरह से हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। जातिवाद दूर करने के लिए पद यात्रा करने वाले हैं। फिर से बागेश्वर बाबा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की फिर यात्रा शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा 180 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद के खिलाफ पदयात्रा। जातिवाद के कैंसर से देश को सबसे ज्यादा खतरा है, यह बताते वो कर रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने किया था, हमने आपको दिखाया था पाठशाला में, पैर छिल गया, सब हो गया, लेकिन चलते रहे। हिंदुओं को बोलते रहे भाई हिंदू पहचान बनाओ, जाति में मत बंटो। यानी बागेश्वर बाबा दोगुनी ताकत से जातिवाद के खिलाफ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट गए। तो बागेश्वर बाबा से तकलीफ की एक बड़ी वजह तो यह है वो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जाग गया तो इनके वोट का क्या होगा? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर कथा के लिए अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया, जबकि बागेश्वर बाबा देश विदेश में हनुमान कथा सुनाते हैं जिसमें हजारों लाखों की भीड़ आती है। भक्त अपनी श्रद्धा से जो चढ़ावा देते हैं उसी से बागेश्वर धाम का काम चलता है। और चढ़ावे की रकम से भी बागेश्वर बाबा अपने लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो इन पैसों का सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि बागेश्वर बाबा पैसा कहां इस्तेमाल करते हैं। एमपी के छतरपुर कैंसर हॉस्पिटल को बनवा रहे हैं, जिसमें 200 बेड का हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो अंडर टेबल ले रहे हैं, ऊपर के टेबल ले रहे हैं, कहां आसमान से टपक रहा है, जहां भी टपक रहा है आम आदमी के लिए लगा रहे हैं ना बॉस। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए वार्षिक समारोह होता है। इस साल महाशिवरात्रि पर 251 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है। रोज हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा के माध्यम से धर्म संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पैसा खर्च यहां हो रहा है बॉस। 50 लाख क्या 1 करोड़ क्या, ये आदमी तो 5 करोड़ भी ले तो इनको देना चाहिए, क्योंकि गरीबों के काम में लगा रहे हैं। सैफई महोत्सव नहीं करा रहे, सलमान खान और दूसरे एक्टर्स को बुला के वहां नाच गाना नहीं करा रहे हैं, गरीबों की शादियां करा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं।
और ये काम क्या हवा में हो जाएगा, फ्री में हो जाता है क्या? बागेश्वर बाबा की कथाओं में आने वाला चढ़ावा, भक्तों के दान से ये सारे काम हो रहे हैं। जैसे बागेश्वर बाबा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं, जिसमें शामिल हर लड़की को बागेश्वर बाबा अपने सामर्थ्य के हिसाब से शादी का तोहफा देते हैं। बागेश्वर बाबा किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा नहीं करते। इन गरीब और बेसहारा लड़कियों को बागेश्वर बाबा अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और इनकी विदाई में भावुक भी हो जाते हैं। ये सब करने के लिए बागेश्वर बाबा दिन रात काम कर रहे हैं, और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो बागेश्वर बाबा का भी दर्द छलक आता है। बागेश्वर बाबा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश बनने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन बहुत गरीबी और अभावों में गुजरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का पुराना मकान आज भी है, जिसमें उनका बचपन गुजरा। एक कमरे का छोटा सा मकान था वो, जिसमें 5 लोगों का परिवार रहता था। मैं गया था, मैंने खुद उस घर को देखा है बॉस। ढंग से बैठने की जगह नहीं है उस घर में। बरसात में मकान की छत से पानी टपकता था और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। मैंने छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का जाकर इंटरव्यू लिया था, तो बागेश्वर बाबा ने खुलकर अपने संघर्षों के बारे में बताया। ये पंखा देखिए बॉस, ऐसे घर में रहे हैं वो। एक बार वो आपको घर, वो बातें दिखाता हूं जो लोग 50 लाख रुपए अंडर टेबल की बात कर रहे हैं, वो देखें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किस जीवन को जिए हैं। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियां, बरसात में छप्पड़ खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियां बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थीं पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, 5 यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षायातन करना। भिक्षा मांगते थे गांव में, पूरा गांव जो है जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार ऐसे दिन बीते, हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा। एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, तो एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने। सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, कभी पुरोहित कर्म करने के लिए। तो बहुत अभाव में जीवन, मतलब अति संघर्ष, संघर्ष की एक पराकाष्ठा होती। बागेश्वर बाबा से लोगों का जुड़ाव इसलिए है क्योंकि बागेश्वर बाबा वही जीवन जीते हैं जो एक आम आदमी जीता है, या उससे और गरीब आदमी जीता है, उससे निकले हैं। अखिलेश यादव ये बात नहीं समझ पाएंगे। उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था। अखिलेश यादव को तो बहुत कुछ थाली में सजा के मिला है भाई। उनकी पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह यादव ये जरूर समझ पाते कि बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज भी बागेश्वर धाम में ही रहते हैं। आज दुनिया भर में बागेश्वर बाबा के चाहने वाले, उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ आती है, लेकिन बागेश्वर बाबा के रहने का तरीका अब भी नहीं बदला है। बागेश्वर बाबा अब भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। अभी जो उनका कमरा है वो भी देख लीजिए। जो आदमी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए एक कथा के लेता हो, वो जरा किस एक छोटे से कमरे में, एक टीवी, एक बेड और एक वहां पर प्रभु श्री राम की फोटो, इतने में उनका जीवन सिमटा हुआ। देखिए जरा उनका अभी का कमरा देखिए, अभी का। महाराज जी का कमरा देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। शॉकिंग है ये देखना कि महाराज जी आप यहां रहते हैं। एक 8 बाई 10 का कमरा होगा, जिसमें एक बिस्तर के अलावा और प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्त के अलावा, और इधर एक फोटो है, पोस्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस यहीं चाय पानी भोजन हो गया, यहीं लेट गए। ये आपका जीवन है? यही हमारा जीवन है। ये भभूति रखी, पढ़ाई की पुस्तकें बगल में रखी, तो वो कभी उठा ली, और बस एक छोटा सा टीवी है, इसी में आप पाठशाला देखते हैं? कई बार जब समय मिल जाता है देख लेते हैं, हो गया।